तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। उसमें सबसे पहली बात हम बताने जा रहे हैं आपको, एक वाष्प दाब की डेफिनेशन शायद मैंने लिखवाई नहीं, पहले इसको लिखवा देता हूँ, है ना। देख लेना आपके नोटबुक में लिखी हुई तो अच्छी बात है, नहीं लिखी हुई तो एक बार लिखवा देता ना। वाष्प दाब, वाष्प दाब है ना, वेपर प्रेशर। देखो बेटा, वाष्प दाब की जब आप बात करोगे ना, तो वाष्प दाब में आपको ये बताया था मैंने, थोड़ा सा हिंट दे दिया था इस तरीके से कि ये आपके पास में कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई अवयव भरा हुआ है, इस अवयव को आपने बंद पात्र में रख दिया और मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। इससे हीट करने से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होंगे। अभी कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, और द्रव से किस में बदलेंगे, गैस में। गैस के अणु जाकर के यहाँ इकट्ठे होंगे, ये गैस के अणु जाके इकट्ठे हो गए, सही है। ये गैस के अणु क्या करेंगे, इस द्रव की सतह पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, उसको हम क्या कह रहे थे, वाष्प दाब कह रहे थे। लेकिन वाष्प दाब को अगर हम बात करें इस रूप में रिप्रेजेंट करें, है ना, कि गैस के अणुओं के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। एक बार देख लेना बेटा, शायद मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया मुझे आइडिया नहीं है ना, ठीक है। एक बार फिर भी लिखवा देता हूँ मैं वापस से, है ना, ठीक। अच्छा, तो फिर वाष्प दाब की गणना करेंगे हम। तो हेडिंग डालो वाष्प दाब, हेडिंग डाल लिए। तो इसमें लिखिए किसी विलयन का वाष्प दाब किसी विलयन का वाष्प दाब उसके गैसीय परमाणु के द्वारा विलयन की सतह पर आरोपित दाब के बराबर होता है। विलयन की सतह पर आरोपित दाब के बराबर होता है। लिखवाया नहीं था ना, ठीक है। मतलब इसके जो कण हैं वो इसकी सतह पर जितना प्रेशर लगा रहे हैं उनके वाष्प दाब के, इनको दाब जो जितना दाब लगाएंगे उसी के बराबर होता है, उसको कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। अच्छा, अब लिखो बेटा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, देखो बेटा कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, आप सुनिएगा, है ना। अगर मैं बात करूं सबसे पहला, तो जो विलेय और विलायक मिलाते हैं ना, है ना, विलेय या विलायक, एक तो होती है इसकी प्रकृति। अच्छा, इनके बीच में आकर्षण बल कैसा है, कितना है, उसके हिसाब से डिस्कस होता है। सुनो, इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। कैसे, ये आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, इसके बीच के जो कण हैं उनके आपस में मान लो आकर्षण बल ज़्यादा है। आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो जब आप ताप दोगे ना, तो कम अणु टूट करके इसमें बदलेंगे। भाई हमने एक टेम्परेचर फिक्स रख दिया, उस ताप पर हम क्या करें, द्रव के अणु कन्वर्ट होकर के क्या बना रहे हैं, गैस के अणु बना रहे हैं, सही है। देखिए बेटा, हम क्या बात कर रहे थे कि इनके अणुओं के बीच यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। ये दो अणु हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा है, इनके बीच ज़्यादा आकर्षण बल लग रहा है। तो जब हम टेम्परेचर देंगे तो कम अणु ऊपर पहुँच पाएंगे, गैसीय अवस्था में कम अणु जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की पकड़ अच्छी है, आकर्षण बल ज़्यादा है, तो गैस के रूप में कम अणु जाएंगे, है ना। तो इनके अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कम अणु जाएंगे तो गैस कम बनेगी, गैस से कम बनेगी तो इनके द्वारा लगे गए दाब भी क्या होगा, कम होगा, है ना। और ऐसे ही इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा कम होता, आकर्षण बल कम होगा तो ज़्यादा अणु जाएंगे, ज़्यादा अणु जाएंगे तो ज़्यादा गैस बनेगी, ज़्यादा गैस बनेगी तो उनके द्वारा लगाया गया दाब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी बात है, इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर कर रहा है। आकर्षण बल ज़्यादा है, क्या कह रहा हूँ बेटा, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, आकर्षण बल फोर्स,
अगर इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है तो कम अणु जाएंगे गैस के रूप में, है ना। गैस कम बनेगी, मतलब गैस है ना वो कम बनेगी। गैस अगर कम बनेगी आकर्षण बल से तो जो वेपर प्रेशर है, मतलब इनके द्वारा लगाया गया दाब, है ना, प्रेशर जो होगा बेटा, दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। जितनी कम गैस है तो कम ही होगा। और लगने वाला बल अगर जो है वो कम है इन अणुओं के बीच तो ज्यादा से ज्यादा अणु गैस के रूप में बदलेंगे, और गैस ज्यादा बनेगी तो उनके द्वारा लगा गया दाब भी ज्यादा होगा। तो उम्मीद है दोनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे ना। तो प्रभावित करने वाले कारक तो आपने लिख ही लिए। पहला लिखो इसमें, विलेय तथा विलायक के विलेय तथा विलायक के, अच्छा के की जगह की कर लो ना, विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर, विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर। अच्छा इसकी जगह आप ऐसे भी कह सकते हो उस द्रव की प्रकृति पर जिसकी बात कर रहे हो आप, है ना, ठीक है। तो अथवा करके हम ऐसा भी कह सकते हैं लिक्विड की प्रकृति पे जो द्रव है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। अकेला हुआ तो विलेय विलायक कुछ होगा नहीं, उसमें डायरेक्ट क्या होगा, द्रव होगा। तो इसी के साथ में आप लिख सकते हो या द्रव की प्रकृति पर, या करके लिख दो उसी में, द्रव की प्रकृति पर। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस पहले है ना, पहला पॉइंट लिखेंगे इसके, अच्छा या फिर कैसे लिख लो, डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख लो आप, है ना। पहला पॉइंट लिखो, यदि अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल यदि अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक है अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक है तो वाष्प दाब का मान कम होता है। वाष्प दाब का मान कम होता है, डायरेक्ट लिखवा दिया अपन ना। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिंट के लिए ये चीजें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। आगे लिखिए, यदि अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम है, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम है तो वाष्प दाब का मान अधिक होता है। वाष्प दाब का मान अधिक होता है। ये नीचे वाले पॉइंट के लिए है ना, ये केवल आपको समझने के लिए बेटा ना कि फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है तो गैस ज़्यादा बनेगी तो बल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, ये तो हुई फर्स्ट पॉइंट की बात। सेकंड लिखो, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। चलो बेटा बताओ, अरे ये बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा दे रहा हूँ, टेम्परेचर ज़्यादा दूंगा तो गैस कम बनेगी कि ज़्यादा बनेगी? ज़्यादा बनेगी। तो दाब कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, सीधी बात है। टेम्परेचर को कम करूँगा तो गैस कम बनेगी तो दाब भी क्या होगा? कम होगा। मतलब ये तो इन्वर्सली रिलेशन रख रहा था, व्युत्क्रमानुपाती। ये बढ़ रहा है तो वो कम हो रहा है, और ये समानुपाती रखता है, ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है ना। ठीक है, लिखो, ताप बढ़ने पर वाष्प दाब का मान बढ़ता है। ताप बढ़ने पर वाष्प दाब का मान बढ़ता है। तो इस लाइन को आप लिख भी सकते हो, ताप समानुपाती वाष्प दाब। हो गया बेटा?
तीसरा पॉइंट लिखो, क्वथनांक का प्रभाव। क्वथनांक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। देखो ये बताओ, किसी का क्वथनांक कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम, अच्छा टेम्परेचर में दोनों में सेम ही रख रहा हूँ। जैसे दो सॉल्यूशन लिए मैंने, एक सॉल्यूशन ये रहा, दूसरा सॉल्यूशन ये रहा, है ना। इन दोनों में मान लो सेम टेम्परेचर दिया अपन ने, टी टेम्परेचर यहाँ दिया होगा तो टी यहाँ दिया है, तो टेम्परेचर से कोई प्रभावित नहीं कर रहे हम, ठीक है। अच्छा अब ये मैं कह रहा हूँ इनके बीच में जो क्वथनांक है, भाई इसका क्वथनांक मान लेता हूँ 1, इसका क्वथनांक मान लेता हूँ 2, है कि नहीं। तो B1 का जो क्वथनांक है वो है ज़्यादा। अब जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है उसके अणु अच्छा क्वथनांक ज़्यादा मतलब ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, तो उसके कम अणु गैस बनाएंगे। जिसका क्वथनांक कम है उसके ज़्यादा अणु गैस बनाएंगे, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है उसके कम अणु गैस बनाएंगे। सही है क्या? तो सीधा सीधा रिलेशन समझ लो, क्वथनांक गैस ज़्यादा तो दाब भी ज़्यादा। है कि नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा लिख लो इस चीज को, लिखिए, यदि क्वथनांक कम होता है यदि क्वथनांक कम होता है तो गैस के अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण वाष्प दाब भी बढ़ता है। सही है? क्वथनांक कम, गैस ज्यादा तो वाष्प दाब भी ज्यादा। क्वथनांक ज्यादा है इसको वाइस वर्सा करके लिख लो, यदि क्वथनांक का मान अधिक होता है तो गैस के अणुओं की संख्या कम होती है, अतः वाष्प दाब भी कम होता है। ठीक है भाई, लिख लिया होगा? ओके कंप्लीट है ना। अब आगे बात करते हैं अपन ना। देखो यहाँ तक की छोटी छोटी बातें थी, समझ में आ गई होगी ना। अब दो केस लेते हैं इसमें। एक तो केस लेंगे बेटा जिसमें द्रव के अंदर द्रव मिला रहे हैं, ठीक है, और एक केस ले रहे हैं अपन जिसमें द्रव के अंदर ठोस मिला रहे हैं। ठीक है, दो केस पढ़ने हमको अलग अलग, है ना। द्रव प्लस द्रव का विलयन और द्रव प्लस ठोस का विलयन। जो द्रव होता है ना वो तो होता है बेटा वाष्पशील। द्रव कैसा होता है? वाष्पशील। तो ये द्रव भी कैसा होगा? वाष्पशील। जो द्रव होता है वो तो कैसा होता है? वाष्पशील। लेकिन जो ठोस होता है ना ये अवाष्पशील होता है, ये होता है अवाष्पशील। जो ठोस होता है वो कैसा होता है? अवाष्पशील। यहाँ तक की क्लियर बात हुई? अच्छा, जो वाष्पशील होगा वो अपना वेपर प्रेशर रखेगा, तो इसका वाष्प दाब को मान लेता हूँ मैं P0 शुद्ध अवस्था में। लेकिन ऐसा करते हैं, दो अलग अलग है तो एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। तो ये शुद्ध अवस्था के लिए बात कर रहा हूँ, PA0
ये शुद्ध अवस्था में क्या हो गया, पीवी नोट। ये तो बात हो रही है वाष्प दाब की, कब, जब कैसी अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में, अलग अलग शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ए वाले का कितना हो गया, पी नोट, बी वाले का कितना हो गया, पीवी नोट। ऐसे यहाँ इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, पर दिक्कत ये वो तो अवाष्पशील है, फिर भी लिख देते हैं अपन इसका शुद्ध अवस्था में पी नोट, इसका शुद्ध अवस्था में क्या लिखूं, पीवी नोट। पर ये कैसा है, अवाष्पशील, इसलिए इसका मान जो होगा वो कितना होगा, 0। कोई वाष्प ही नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब कहाँ से आएगा। क्लियर है यहाँ तक, इनका कुछ कुछ मान होगा पर उसका कोई मान नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक की बात। अब स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से समझना ना। देखो हमने क्या किया बेटा, दो अलग अलग द्रव थे, उनको आपस में मिक्स करके एक विलयन तैयार कर लिया है, यही किया ना, ठीक है। तो विलयन के अंदर भी ए और बी दोनों होंगे, सही है। अब विलयन में ए का जो वाष्प दाब होगा वो तो लिखा जाएगा पी ए, बी का वाष्प दाब होगा वो क्या लिखा जाएगा, पी बी। क्लियर है क्या, सही है। अच्छा अब हम क्या कहते हैं बेटा कि कुल वाष्प दाब जो आता है ना, चलो पहले उससे पहले निकाल लेते हैं। बताओ ए का विलयन में वाष्प दाब कितना आएगा, तो हमें पता है विलयन के अंदर वाष्प दाब निकालना हो तो राउल्ट नियम से निकालते हैं, पी ए बराबर ए का निकाल लो ना विलयन में वाष्प दाब, पी आएगा। तो ये पता है आपको पी ए नोट एक्स ए, यानी इसका मोल अंश मान लिया मैंने एक्स ए होगा, इसका मोल अंश मान लिया एक्स बी होगा। अच्छा बी का बताओ, बी का विलयन में वाष्प दाब, तो ये हो जाए बेटा पी बी, पी बी नोट एक्स बी। क्लियर है। तो बताओ कुल वाष्प दाब बताओ, विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, पी से मान लेते हैं इसको ना, पी ए और पी बी दोनों को जोड़ेंगे तब निकल के आएगा विलयन का। मतलब पी कितना निकल गया बेटा, पी ए की जगह पी ए का मान रखो, पी ए नोट एक्स ए, पी बी नोट एक्स बी। क्लियर है क्या तक। हमने एक चीज पढ़ी थी, हाँ भाई क्या पढ़ी थी उसके बारे में देखो। हम जानते हैं एक्स ए और एक्स बी का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसमें से मर्जी है जिसकी, या तो एक्स ए की वैल्यू निकाल लो या एक्स बी की वैल्यू निकाल लो। हमारा मन कर गया अभी के लिए एक्स बी का मान निकालता हूँ, तो 1 में से एक्स ए माइनस कर दूंगा। सपोज एक्स ए का मान निकालना होता तो एक्स बी को माइनस कर देता, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब कंटिन्यू चलते हैं जो चल रहा था। देखो यहाँ से तो क्या होगा बेटा, पी ए नोट एक्स ए, लेकिन इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, पी बी नोट तो ऐसे कैसे लिखूंगा, एक्स बी की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स ए। सही है। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, पी ए नोट एक्स ए। देखो पी बी नोट का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, पी बी नोट आएगा, फिर माइनस है पी बी नोट एक्स ए। क्लियर है क्या तक, है ना, ठीक है। अब इसमें से देखो ये जो एक्स है ना, उसको एक साथ रख लेते हैं। तो उसके अलावा बचा क्या आपको, पहले तो इस पी बी नोट को पटक दो साइड में, ये तो फ्री। अब इन दोनों टर्म्स में से ना भाई मैं बात कर रहा हूँ बेटा, एक तो इसकी और एक इसकी, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। तो इसमें से क्या किया बेटा मैंने, एक्स ए को कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा, पी ए नोट, इसमें माइनस आएगा, यहाँ से क्या बचा, पी बी नोट। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। क्लियर है क्या। जैसे ये इक्वेशन निकाली आपने भाई, जैसे ये इक्वेशन निकाली ना, वैसे हम और भी दूसरी इक्वेशन भी निकाल सकते थे। कैसे कि हमने यहाँ किसका मान रखा, एक्स बी का, सिमिलर हम किसका मान रख सकते थे, ए का, है ना। तो हम ऐसे कर देंगे बेटा, इसी प्रकार मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूँ, P बराबर जहाँ ए है वहाँ बी कर देना, जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा, उल्टा हो जाता है।
तो ये तो क्या हो जाएगा पी ए नोट प्लस एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स बी, पी ए की जगह क्या हो जाएगा पी बी नोट माइनस पी ए नोट। उसका उल्टा ही होगा जब हम कर रहे हैं तो ठीक है। तो और बाकी निकाल सकते हो आप वापस से, जो प्रोसेस यहाँ किया वैसे उल्टा कर देना उसको, और क्या है। इसी प्रकार हमने ये निकाल लिया। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। ये कौन सा केस है बेटा? नहीं वो तो है, मतलब ये जो केस की बात करी है ना हमने, इसमें द्रव प्लस द्रव विलयन की बात कर रहे हैं ना। अब बात करते हैं, इधर आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस में चलो बेटा, इसमें क्या कर रहे हैं, एक द्रव और दूसरा क्या है ठोस, इनको आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो बताओ ए का विलयन में वाष्पदाब बताओ। ए का विलयन में वाष्पदाब कितना होगा पी ए नोट एक्स ए, क्लियर है। और सिमिलर में बी के वाष्पदाब की बात करूंगा, बी का विलयन में वाष्पदाब पी बी बराबर, वो तो कितना है बेटा 0, क्योंकि ठोस है वो अवाष्पशील है, उसका पी बी नोट एक्स भी होता, लेकिन मतलब क्या है वो तो 0 आएगा, तो निकालने की जरूरत है कहाँ जब 0 है तो। ठीक है, अब कुल विलयन का कुल वाष्पदाब बताओ। विलयन का कुल वाष्पदाब वो हो जाएगा P, जो होगा बेटा पी ए प्लस पी बी। तो P कितना निकल के आएगा, केवल पी ए, पी बी तो 0 है कि नहीं। तो पी ए का मान कितना निकाला अपन ने, पी ए नोट एक्स, उम्मीद है। और एक्स ए का मान वहां से रख सकते हो आप, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो एक्स ए का मान यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ 1 माइनस, अगर मैं एक्स ए का मान यहाँ रखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 1 माइनस एक्स बी, रख दो बेटा, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो ये दो केस बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट ये कर दो या फिर इस तरीके से कर दो, और तो बहुत, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पी ए का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और पी ए नोट और एक्स भी हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये चीज़ें समझ में आई हमको। दो केस बनते हैं, दोनों के दोनों हमने देख ली बेटा, समझ में आ गए होंगे उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अच्छा तो ये दोनों के दोनों राहुल के केस के है ना। हाँ तो लिखो बेटा इसमें केस फर्स्ट, इसमें लिखो द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। ठीक है, अब मैं इसकी जो बात है ना बेटा, ये पूरी जो लिखी थी ना आपको, इसको मैं लिखवा रहा हूँ एक बार ना, लिखो इसमें, जब किसी वाष्पशील द्रव ए को दूसरे वाष्पशील द्रव बी के साथ मिलाया जाता है, जब किसी वाष्पशील द्रव ए को दूसरे वाष्पशील द्रव बी के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन में ए का वाष्पदाब, बनने वाले विलयन में ए का वाष्पदाब पी ए तथा बी का वाष्पदाब पी बी होता है। पी बी होता है यदि ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब क्रमशः पी ए नोट तथा पी बी नोट हो, पी ए नोट तथा पी बी नोट हो, एवं
विलियन में मोल अंश, विलियन में मोल अंश क्रमशः, विलियन में मोल अंश क्रमशः XA तथा XB हो, XA तथा XB हो, तो राउल्ट नियम से, तो राउल्ट नियम से अब राउल्ट नियम से बात छोड़ दो और इसके बाद इस जगह से, है ना, क्योंकि इसके ऊपर का मैंने सारा लिखवा दिया ना, यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट करो। हो गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। केस सेकंड लिखो, द्रव का ठोस में विलयन, उल्टा लिखना, उल्टा लिखना है ना, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस को बोल रहे हैं अपन एग्जैक्टली, है ना, ठोस कम रहेगा ना नॉर्मल, ठोस का द्रव में विलयन। हालांकि क्वेश्चन में वो द्रव द्रव या ठोस द्रव कुछ इस तरीके से लिखेगा ना, तो आप समझ जाना। हाँ बेटा, अब है ना इसमें ज़्यादा कुछ रामायण लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस एक ये बात बताऊंगा, ये अवास्तविक होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो लिखो इसमें, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में वाष्प दाब का मान, ठोस अवस्था में वाष्प दाब का मान 0 होता है। जीरो होता है, ठीक है। अब आप तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना बेटा शुरू से, क्योंकि मैं ये सारी रामायण लिखवा नहीं रहा ना, पूरा यहाँ तक लिख दो, ये वही साइड वाली बात है ना।
सारी बातें समझ में आ गई होगी बेटा, ऐसे कोई है नहीं टॉपिक इसमें जो दिक्कत कर रहा हो ना। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में लिखोगे डाल्टन का नियम। रूल ऑफ डाल्टन, लॉ ऑफ डाल्टन है ना, डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा ना। देखो डाल्टन साहब क्या बताता है। अच्छा, राउल्ट वाला नियम जो होता है ना, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, राउल्ट का जो नियम है ना सिर्फ और सिर्फ द्रव पर अप्लाई होता है, लेकिन जो डाल्टन का नियम है ना ये गैसीय अवस्था पर अप्लाई होता है। तो मेनली जो डिफरेंस है वो तो यही है, राउल्ट का नियम द्रव अवस्था पे लगाएंगे, डाल्टन का नियम गैसीय अवस्था पे। मतलब कोई भी एक गैस आ गई ना गलती से तो डाल्टन का नियम अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। उसको और भी अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझो बेटा कि आपके पास में ये कोई कंटेनर है, ठीक, इसमें हमने क्या किया बेटा, ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, ये लिक्विड है। अच्छा, अब इसमें जैसे मान लो विलयन बना लेते हैं, तो एक और दूसरा भी भर देते हैं कोई, ये पूरा विलयन है, ठीक है। अब इसमें एक तो पता चल गया होगा ए होगा और एक क्या होगा बी, ए और बी दोनों से मिलकर के एक विलयन बना हुआ है, ठीक। अच्छा, इसमें ये लेयर हो गई भाई, इसके ऊपर अब है ना, ऊपर की बात करें बेटा तो ऊपर मान लो गैसीय अवस्था है, ऊपर क्या है इसमें गैसीय अवस्था है ना, गैस के अणु। भाई इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर दोगे, ठीक है, ताप देने पर इसके अणु जाएंगे ऊपर गैस में, तो गैस के अणु तो वही बनेंगे ना, ए और बी के, मतलब इन्हीं के, ठीक। तो ऐसे मान लेते हैं, एक तो है अपने पास में ए के अणु और दूसरे किसके हैं भाई बी के अणु, ठीक है। अब सुनते रहना बेटा इसको, ये तो दोनों मिलकर के जो बना रहे हैं ना वो तो क्या है विलयन। ऊपर वाली जो अवस्था है ना ये वो क्या बेटा गैसीय अवस्था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। मैं इसको और लेयर से यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब ये कह रहे हैं जैसे ए है, इसके अंदर जो मोल अंश होंगे ना विलयन में, या फिर इसको यहीं से देख लेते हैं, इस विलयन में जो मोल अंश होंगे ना, विलयन में मोल अंश, मोल प्रवाह, मोल जो भी फ्रैक्शन की बात करें ना, ए का जो मोल अंश होगा उसको तो लिख रहे हैं बेटा हम एक्स ए से, बी का जो मोल अंश है उसको लिख रहे हैं हम एक्स बी से, विलयन के अंदर है ना, एक्स ए, अच्छा वो बी कर दिया कोई बात नहीं, है ना, एक्स ए और एक्स बी से लिख रहे हैं, ठीक है। ए वाले के लिए एक्स ए और बी वाले के लिए एक्स बी। लेकिन गैस के अंदर यहाँ भी तो कुछ मोल अंश होंगे ना, तो गैस के अंदर गैसीय अवस्था में मोल अंश, इसकी बात करें बेटा तो इसमें ए के जो मोल अंश है ना उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए वाई ए लिख रहा हूँ, और बी के मोल अंश है उसको मैं बता रहा हूँ बाई बी। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी अभी तक, है ना। दोनों के अलग अलग है भाई, गैस में भी तो कुछ ए और बी अणु होंगे, उनको मिला के उनका भी मोल अंश निकल के आएगा, कुल मोल जोड़ लो ए के और बी के, फिर मोल अंश निकाल लेंगे, है ना। वो गैसीय अवस्था में और ये विलयन के अंदर है। देखो राउल्ट नियम जो लगता है वो विलयन में लगता है,
है ना। विलियन में जो लगेगा वो कौन सा नियम लगता है, राउल्ट नियम। राउल्ट नियम तो क्या बताता है भाई, राउल्ट साहब यहाँ तो जो अप्लाई होगा वो कौन सा नियम लगेगा, राउल्ट। और राउल्ट नियम ये कहता है अगर ए के लिए वाष्प दाब निकालूंगा तो वो निकलेगा पी ए नोट एक्स ए, बी के लिए वाष्प दाब निकालूंगा वो क्या निकलेगा पी बी नोट एक्स बी। लेकिन यहाँ जो अप्लाई होगा नियम वो कौन सा होगा, डोल्टन नियम। मतलब डोल्टन नियम इस विलियन पर नहीं लग रहा, गैस पर लग रहा है ना। तो वहां जो निकल के आता है बेटा पी ए, वो किसके बराबर होता है, एक तो होता है कुल दाब, है ना, कुल दाब को जिसको हम लिखते थे पी से, पी ए प्लस पी बी, यही है ना कुल दाब, है ना। तो कुल दाब तो एक तो आएगा और एक आएगा उसका गैसीय अवस्था में मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। गैसीय अवस्था में मोल अंश कितना है, वाई है, गुणा में कुल दाब। अगर मैं बी के लिए निकालना चाहता हूँ तो गैसीय अवस्था में मोल अंश बी का गुणा में कुल दाब। मतलब डोल्टन का नियम ये कहता है किसी अवयव का अगर आपको वाष्प दाब निकालना है तो उसका गैसीय अवस्था में वाष्प दाब मोल अंश गुणा कुल दाब से गुणा कर दो। ठीक है, उम्मीद है दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बस इसमें और इसमें अच्छा कहने का मतलब ये बेटा आप इनको कंपेयर भी करा सकते हो अगर चाहो तो। भाई इस वाली टर्म्स को मैं इस वाली टर्म्स के साथ कंपेयर करा सकता हूँ, ये भी पी ए का मान है, ये भी पी ए का मान है। तो ये समझ में आया मुझे कि वाई ए गुणा पी ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नोट गुणा में एक्स ए, पी ए नोट इंटू एक्स ए। सही है, ठीक है। ऐसे सिमिलर इन दो को भी कंपेयर करके वो निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, ये दोनों मान बराबर है, बस ये थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो यही बात समझ में आई। बस डोल्टन का नियम यही कहता है कि उसका गैसीय अवस्था में मोल अंश और कुल दाब इनका गुणनफल जो होगा वो निकल के आएगा वाष्प दाब ए का, ऐसे बी का निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो इसमें पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ फिर इसको आराम से बना लेना। लिखो, यह नियम गैस के आंशिक दाब की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। यह नियम गैस के आंशिक दाब की गणना करने में उपयोग लिया जाता है। अब लाइन चेंज करके लिखना, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के गैसीय अवस्था में मोल प्रभाज या मोल भिन्न, कुछ भी लिख लो ना, गैसीय अवस्था में मोल भिन्न, इसी को बोलते हैं भाई मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश, है ना, सब एक ही बात है ना। मोल भिन्न तथा कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है, कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये स्टेटमेंट निकल गया बेटा, गैस का जो आंशिक दाब होगा ना वो बराबर होगा गैसीय अवस्था में मोल भिन्न इंटू कुल दाब, इनका जो गुणा आएगा वही निकल के आएगा। है कि नहीं? इसको लिख लो एक बार, फिर वो डायग्राम बना लो ऊपर वाला। गैस का आंशिक दाब होगा वो गैसीय अवस्था में मोल भिन्न गुणा कुल दाब के बराबर होता है।
ठीक है। राउल्ट का नियम केवल द्रव पर अप्लाई होता है, डाल्टन का नियम केवल गैस पे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, गैस का पूछ रहा है तो डाल्टन का नियम लगाएंगे, द्रव का पूछ रहा है तो राउल्ट का नियम लगाएंगे ना। फिर भी ये समझा दिया मैंने, डायग्राम के लिए जगह छोड़ लो, बना लेना इसको ना, है ना। ये राउल्ट वाला चाहे लिखो चाहे ना लिखो वहाँ पर ना, पर ये तो लिख लेना कि विलयन में इतना होता है और गैस में ये होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये जो बात मैं बता रहा हूँ इसको एक बार नोट डाल के लिख लो। राउल्ट का नियम केवल द्रव अवस्था पर लागू होता है, द्रव अवस्था पर लागू होता है, जबकि डाल्टन का नियम गैसीय अवस्था पर लागू होता है, जबकि डाल्टन का नियम गैसीय अवस्था पर लागू होता है। ठीक है बेटा, यहीं से राउल्ट के नियम के हिसाब से आगे विलयनों को बांटा गया है दो भागों में। कुछ ऐसे विलयन होते हैं कि जो राउल्ट साहब ने बताया था ना आपको, उसके हिसाब से वाष्प दाब निकल के आएगा, वो विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन। कुछ विलयन ऐसे होते हैं कि राउल्ट ने वो जो वाष्प दाब बताया उसके बराबर नहीं आता, या तो उससे कम आता है या उससे ज़्यादा आता है। उस प्रकार का जो विलयन होगा उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। तो आइडियल यानी आदर्श और नॉन आइडियल यानी अनादर्श विलयन दो प्रकार के होंगे राउल्ट के नियम के वाष्प दाब के हिसाब से। फिर उसमें आदर्श विलयन किसे कहा हमने, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो सभी आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अनादर्श विलयन किसे कहा, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी 3-4 प्रॉपर्टीज है इसकी टोटल, है ना, वो पढ़नी है, और 2-2 3-3 एग्जाम्पल है वो पढ़ने हैं। अच्छा, अनादर्श विलयन को फिर दो भागों में बांटते हैं बेटा। देखो, कुछ का वाष्प दाब कम हो जाता है, कुछ का वाष्प दाब ज़्यादा। तो इस हिसाब से कम या ज़्यादा के हिसाब से हम कहते हैं कि एक होगा धनात्मक विचलन वाला और एक होगा ऋणात्मक विचलन वाला। अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटेंगे, एक धनात्मक विचलन का होगा और एक ऋणात्मक विचलन का, और उसके बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।